अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोगों ने बायो का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, बायोडाइवर्सिटी। लास्ट टाइम जो है हमने स्टेटस ऑफ वायरस और 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस पढ़े थे। आज हम लोगों ने पढ़ना है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का तरीका क्या कहलाता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। वर्ड जिसमें बायनोमियल जो है ये बायो का मतलब होता है टू, दो नेम्स मशहूर होता है। पहला नेम जो है वो जिनस नेम होता है और दूसरा नेम जो है स्पीशीज़ होता है। लास्ट टाइम थर्ड लास्ट लेक्चर में हमने जो है लैडर पढ़ा था, लैडर टेक्सा पढ़े थे। तो जो सबसे लार्जर टेक्सोन थे जीनस और स्पीशीज़, वो जो लार्जर टेक्सोन होते हैं वो दोनों मिलकर क्या कराते हैं? एक साइंटिफिक नेम बनाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कार्लस लिनियस को जो है बहुत सारे वर्क किए थे उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी। और इसी तरह उसका सबसे फेमस वर्क क्या था कि उसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसको डिस्क्राइब करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था और यूज़ भी किया था। इसको साइंटिफिक नेम देने का तरीका जो है वो कार्लस लिनियस ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके कुछ रूल्स बनाए थे उसने, और ये रूल्स जो है अक्सर 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में जो है पूछे जाते हैं, या बायनोमियल नोमेनक्लेचर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसका पहला रूल ये था कि जो भी साइंटिफिक नेम लिखा जाए, पहले बात तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाए, मतलब बोल्ड राइटिंग में। और अगर उसको इटैलिक्स में मतलब थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है इटैलिक्स में, बोल्ड राइटिंग में। अगर ऐसा है अगर उसको सिंपल वर्डिंग सिंपल लिखना है तो उसके नीचे क्या करेंगे आप? अंडरलाइन करेंगे, उस साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे कि होमो सेपियंस, इसको अंडरलाइन कर दें आप, ठीक है। फर्स्ट उसका, फिर उसके बाद सेकंड उसका रूल ये था कि पहला नाम हम जेनरिक का हमेशा जो पहला वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। और जो स्पीशीज़ का फर्स्ट वर्ड होगा वो उसको हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, नेवर भी कैपिटलाइज, हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा, चाहे वो प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो। अक्सर देखा अगर प्रॉपर नाउन हमारे जो है कभी भी पैराग्राफ के अंदर भी आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म, कोई भी प्रॉपर नाउन होगा हम उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। लेकिन हमारे साइंटिफिक नेम में वो जो है प्रॉपर नाउन ना भी हो, प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी हम उसको क्या करेंगे? उसको हम कैपिटल नहीं लिख सकते, हाँ, उसको हम हमेशा स्मॉल ही लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे उसका ये था कि साइंटिफिक नेम जो है अगर हम उसे फर्स्ट टाइम लिखते हैं साइंटिफिक नेम को, तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको पूरा लिखेंगे। जैसे कि होमो सेपियंस मैंने पूरा लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, अगर मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ, या फिर जो है एक ही जेनरिक की बहुत सारी स्पीशीज़, जेनस एक हो लेकिन स्पीशीज़ चेंज हो, तब हम उसको क्या करेंगे? तब हम उसको हम एब्रीवेटेड, जो उसका पहला वर्ड होगा जेनरिक नेम जो होगा, जिनस में जो मुश्तमिल होगा, उसको हम उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख देंगे, एच फॉर्म में, एच डॉट में, ठीक है। अब उसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है ये है कि अगर हम जीनस नेम जो है, अगर जीनस सेम हो और स्पीशीज़ चेंज हो, तो जीनस नेम लिखते वक्त हम उसको क्या करेंगे? उसको एब्रिएट फॉर्म में लिख देंगे। इस तरह एस्क्रेशिया कोलाई जो बैक्टीरिया का नाम है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? ई कोलाई, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये तो तीनों रूल्स थे, अक्सर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये होता है कि जब कोई ये भी एक रूल ही है कह लें, जो सम ऑर्गेनिज़म्स के जो नेम दिए जाते हैं, जो ऑर्गेनिज़म्स को साइंटिफिक नेम दिया जाता है, कुछ ऑर्गेनिज़म्स को जिस साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर किया होता है, क्लासीफाई किया होता है इनके बारे में, उसको ऑनर देने के लिए क्या होता है? उसी की नेम पर साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है। सम ऑर्गेनिज़म्स आर नेम्ड इन ऑर्डर ऑफ रिसर्च वर्कर हु डिस्क्राइब एंड क्लासीफाइड दैम। फॉर एग्जांपल जो ऑर्चिड ट्री है, ऑर्चिड ट्री जो है ये माउंटेन इबोनी है, इसका जो नाम है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है भायनिया वेरीगेटा। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, एक सजावटी पौधा होता है, ये ट्री होता है, और ये जो है साउथ एशिया में ज़्यादातर पाया जाता है। अब ये इसके नाम पे इसका जो साइंटिफिक नेम है, ये इसके जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था, इसको क्लासीफाई किया था, उसके नाम पर है। उसका नाम था बाहिन, तो उसके नाम पे इसका साइंटिफिक नेम है भायनिया वेरीगेटा, ठीक है। ये तो थे उसके रूल। अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस। आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नाम दिए जाएं? उनके कॉमन नेम्स पे तो ठीक थे, तो उसकी अहमियत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था कॉमन नेम्स का वो ये था कि एक ही ऑर्गेनिज़म्स के बहुत सारे रीजनल नेम्स थे, इलाकाई नाम थे। मतलब जैसे कि सिंपल वर्डिंग में हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम इंग्लिश में ऑनियन कहते हैं और उर्दू में हम उसे प्याज कहते हैं, लेकिन रीजनल नेम जो इलाका होता है
कि कंट्री टू कंट्री तो बहुत दूर की बात, एक इलाके से दूसरे इलाके में भी क्या होते हैं, नेम्स चेंज होते हैं। जैसे कि ओनियन को कि गंडा, बासल, वेसल, ये उसके क्या है, सारे उसके कॉमन नेम है, रीजनल नेम्स हैं। अब क्या होता है, अगर कोई तो क्या होता है, एक दूसरे की बात समझ, जब लैंग्वेज थोड़ा सी चेंज हो जाती है तो बात समझने में थोड़ा क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है। तो कोई भी अगर जाके किसी को कहते हैं कि मतलब अगर किसी को रिसर्च कर रहा हो और वो किसी और जो कंट्री में जाके कहते हैं कि मुझे ऑनियन चाहिए या फिर ये वसल चाहिए, तो उसे कुछ समझ लगेगा कि क्या कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक साइंटिफिक नेम होगा तो ये क्या हो जाएगा कि सबको साइंटिफिक नेम पता होगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो कॉमन नेम, रीजनल नेम की वजह से जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए साइंटिफिक नेम की ज़रूरत पैदा हुई थी कि साइंटिफिक नेम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होना चाहिए। जैसे कोनियम का साइंटिफिक नेम है एलियम सिप्पा, ठीक है। एक तो ये रीजनल नेम्स था सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी। दूसरा ये था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव सेम कॉमन नेम्स। पहले ये कि एक ही नाम था बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, अब ये क्या होता है, सेम कॉमन नेम थे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। मतलब ब्लैक बर्ड यूज़ किया जाता है फॉर क्रो के लिए, ठीक है। जो कौवा होता है इसके क्रो के लिए क्या होता है, ब्लैक बर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन जो रेवन होता है, जो पहाड़ी कौवे जो होते हैं रेवन, उनके लिए भी ब्लैक बर्ड यूज़ किया जाता था। तो क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव सेम कॉमन नेम्स, ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या आता है, कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक जो है बेसिस नहीं होती, कोई भी साइंटिफिक नेम इसकी बेसिस नहीं होती, जिसकी वजह से ये तीनों जो है डिफ़िकल्टी काज करते हैं कॉमन नेम्स, जिसकी वजह से क्या होता है, साइंटिफिक नेम रखने की ज़रूरत महसूस हुई थी कि साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए, ताकि हम जो है टू अवॉइड ऑल दीज कन्फ्यूजन्स ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम, ठीक है। और वो किस मेथड के ज़रिए दिए जाते थे, नॉमेनक्लेचर के ज़रिए। जैसे कि कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हम फ़िश की क्या डिफ़ाइन करते हैं। फ़िश की हम डिफ़ाइन करते हैं कि फ़िश इज़ द वर्टिब्रेट एनिमल, ठीक है। मतलब जिसकी फिन्स भी होने चाहिए और गिल्स भी होना चाहिए। जबकि हम स्टार फिश, सिल्वर फिश, जेली फ़िश और क्रे फ़िश वगैरह देखें तो उनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती, ना इनके पास फिन्स हैं ना गिल्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, फिर हम स्टार फिश और कॉमन फ़िश इन सब को भी फ़िश ही कहेंगे नहीं, क्योंकि इसको तो फ़िश के लिए तो फिन्स होने चाहिए, गिल्स होने चाहिए, फ़िश इज़ अ वर्टिब्रेट एनिमल। तो इन तमाम कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या किया गया था कि हर ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिया गया था, और साइंटिफिक नेम्स दिया गया था बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ करते हुए, ठीक है। फिर ये वैल्यू जो है इस सिस्टम की बढ़ती चली गई, ये वाइड सेपरेट हो गया। अब जो है अब मतलब मुख्तलिफ पूरी दुनिया में जो है ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो है वो यूज़ किया जाता है। कॉमन नेम्स को साइंटिफिक नेम दिए गए थे, जैसे कि सी स्टार का कॉमन नेम है एस्ट्रियस रूबेंस, हाउस क्रो का कॉमन नेम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। तो ये था पूरा बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब जो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आप पढ़ चुके हैं स्टार्ट में। बायोडाइवर्सिटी क्या आता है, मेजर द वैरायटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स विद इन द इकोसिस्टम। मतलब आप लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया में एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करते हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़ देना। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देना, किसी भी चीज़ को जो है वो कंजर्व करके रखना। तो ड्यूरिंग दिस लास्ट सेंचुरी द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व्ड। हम देखा है कि ये कुछ अरसे से जो है बायोडाइवर्सिटी जो है पिछले लास्ट सेंचुरी से इंक्रीज़ कर रही है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। हालांकि पिछली किसी ऐसी सदियों में ऐसा नहीं देखा गया है कि बायोडाइवर्सिटी अचानक से इतना जो है लॉस हो जाए बायोडाइवर्सिटी का। तो मॉडर्न दौर में क्या होता है, जैसे जैसे ह्यूमन के पॉपुलेशंस बढ़ती जा रही है, ह्यूमन एक्शंस उनकी जो है इस पे दूसरी स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इससे दूसरी स्पीशीज़ को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। दूसरी स्पीशीज़ की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। कुछ जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं और कुछ जो है वो ख़त्म होने के करीब है। तो वो स्पीशीज़ जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, जिनका एक मेंबर भी जो है दुनिया में सर्वाइव नहीं करता, इस ऑर्गेनिजम्स पर सर्वाइव नहीं करता, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं।
और जो है एक्सटिंक्ट होने के करीब करीब है उनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। अक्सर ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स के अंदर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। सबसे पहले जो है आपको डिफाइन बनाना होता है कि इन एन इकोसिस्टम अ स्पीशी इज़ कॉल्ड एंडेंजर्ड व्हेन इट इज़ एट आ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। कोई भी स्पीशी जो एक्सटिंक्ट होने के यानी कि नापैद होने के जो है ख़तरे में हो के फ्यूचर में जो है वो नापैद हो जाएगी, तो वो क्या कहलाती है? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाती है। जबकि इकोसिस्टम में वो स्पीशीज़ जिसका एक भी मेंबर हमारे जो है इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं करता, वो क्या कहलाती है? वो एक्सटिंक्ट कहलाती है। In an ecosystem, a species is called extinct when there is no doubt that last individual of that species has died in an ecosystem, कि उसकी स्पीशीज़ का आखिरी मेंबर तक जो है वो क्या कर चुका है? वो डाई हो चुका है इकोसिस्टम में। तो जो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है हम उनको कंजर्व कर भी रख सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी कंजर्व क्योंकि वो अभी एक्सटिंक्ट हुई तो नहीं है ना। तो जिस तरह से स्वार्थी पार्क वगैरह बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको जो है प्रोटेक्शन दी जाती है, उनके जो है शिकार पर पाबंदी लगा दी जाती है कि इनका कोई शिकार नहीं करेगा, उनको मुख्तलिफ वैक्सीन मेडिसिन दी जाती है और हर तरह से फूड वगैरह अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ग्रो करे इन नंबर्स में। मतलब यह है कि हम उसको मे भी हम कंजर्व कर सकें, लेकिन एक बार जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई उसको हम कंजर्व नहीं कर सकते। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है वो इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं, बेशक वो स्मॉलर नंबर में मौजूद हो लेकिन मौजूद होते हैं। जबकि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का कोई भी मेंबर जो है वो इकोसिस्टम में मौजूद नहीं होता, ठीक है। यानी कि एनिमल्स ऑफ द या मेंबर्स ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एग्जिस्ट इन नेचर इन स्मॉलर नंबर, जबकि मेंबर्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अगर हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की एग्जांपल करें तो मार्को पोलो शिप, इंडस डॉल्फिन, ये किसकी एग्जांपल है? ये हैं हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। जबकि डायनासोर क्या हो गया है? डायनासोर, आर्चियोप्टेरिक्स बैक्टीरिया, ये सारे क्या हैं? ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये था हमारे पास एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का डिफरेंस, जो कि अगर कोई भी स्पीशीज़ क्यों एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो रही है ह्यूमन एक्शंस की वजह से। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनको सहूलियात मुहैया करने के लिए क्या करना पड़ता है? सहूलियात वगैरह मुहैया की जाती है, जिसकी वजह से दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे स्पीशीज़ हैं, उनके लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। 10 years ago जो पॉपुलेशन थी, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो 5 मिलियन थी, 5 मिलियन। जबकि अब क्या है? टुडे 700 मिलियन। अब तो इससे भी है, तो आपकी बुक के मुताबिक 700 मिलियन है, लेकिन अब तो इससे ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर चुकी है। अब देखें कितना ह्यूज चेंज है ये। 5 से 700, 5 से 70 मिलियन होता तब भी ठीक था, लेकिन 5 to 700 मिलियन, ठीक है। मोर देन 260 पीपल एट ईच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि एक मिनट में 180 से ज़्यादा पॉपुलेशन देखें किस हिसाब से बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन। और ह्यूमन पॉपुलेशन ही मेन काज है किसी भी स्पीशीज़ को दूसरे स्पीशीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, दूसरे हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट है। बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में भी, जैसे कि लाइन, टाइगर, एंड ये तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हैं। एग्जांपल जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, वो लाइन, टाइगर, एशियन चीता, इंडियन वन और स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस, ये सारे क्या हैं? ये अभी एंडेंजर्ड है, यानी अभी एक्सटिंक्ट होने के करीब है। देखिए इस ह्यूमन पॉपुलेशन का कितना इफ़ेक्ट है, क्योंकि अक्सर जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस टॉपिक में ये क्वेश्चन किया जाता है, काजेज़ ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शंस, यानी कि काजेज़ बताएं। 2 नंबर क्वेश्चन होता है, ये काजेज़ बताने आते हैं कि स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने के क्या काज है, या फिर ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है स्पीशीज़ के एक्सटिंक्शंस पर। तो सबसे पहले ये है ओवर पॉपुलेशन। जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्या किया जाता है? अब पॉपुलेशन को जो है हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है? डिफॉरेस्टेशन करते हैं। फिर
मतलब जंगलात वगैरह की कटाई करते हैं, वहाँ पर भी सनतें वगैरह बनाई जाती हैं, घर मकान इस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए जहाँ पे हम ख़त्म करेंगे ट्री जो है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ का हैबिटेट लॉस हो जाता है। जब स्पीशीज़ का हैबिटेट लॉस ही नहीं रहेगा तो उन्हें कोई रहने के लिए घर ही नहीं मिलेगा, तो क्या किया जाता है, वो दूसरी स्पीशीज़ उनका शिकार कर लेती हैं। तो एक ओवर पॉपुलेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। और हैबिटेट लॉस जो है ये सबसे मेन काज होता है, ग्रेटेस्ट थ्रेट होता है बायोडाइवर्सिटी को अर्थ के ऊपर। क्योंकि हैबिटेट लॉस होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं वो दूसरे जो है ऑर्गेनिजम्स का जो है शिकार हो जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद ओवर हंटिंग करना भी क्या होता है, ये भी स्पीशीज़ के एक्सटिंक्शन होने का मेन काज है। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, किसी भी स्पीशीज़ का दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की स्पीशीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर। तो और पोल्यूशन भी एक मेन काज है, ज़्यादा आलूदगी बढ़ती है, आबी आलूदगी या वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ये चीज़ें भी जो है अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनिजम्स को। इसके अलावा क्लाइमेट का चेंज होना, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज होना। लेकिन ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस, ओवर हंटिंग, ये क्या होता है, ये ह्यूमंस का इम्पैक्ट है, ह्यूमंस का इफ़ेक्ट है कि ह्यूमंस, ये सब ह्यूमंस की वजह से है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूसरी और स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड के करीब होती है। अब इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ को अब इस तरह समझें। फॉर एग्जांपल एक सी स्टार है, सी स्टार जो है ये मसल्स खाती है। अगर हम लोग जो है सी स्टार्स को रिमूव कर दें, सी स्टार्स को समुद्र में से, सी में से रिमूव कर दें, तो वहाँ पे मसल्स ही रह जाएंगे सिर्फ सारे। उनकी जो है ग्रोथ रैपिडली होगी, तेज़ी से उनके नंबर बढ़ेंगे। तो उनके ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स जो है उनकी लाइफ ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि मसल जो है वो स्मॉल एनिमल्स का शिकार करते हैं। तो देखिए एक स्पीशीज़ की होना या ना होना दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर जो है वो कितना असरअंदाज होती है, कि एक के चले जाने से दूसरी की तादाद जो है वो कितना बढ़ जाएगी, और वो डेंजरस होगा स्मॉल एनिमल्स के एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ जो है ये भी इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक्लिप्टस ट्री है। एक्लिप्टस प्लांट जो है ये जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्टेड हुआ था, ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि यह कहाँ से इंपोर्टेड हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान में। ठीक है। अब ये क्या करता है, एक्लिप्टस ट्री जो है ये कंज़र्व करता है मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है ये, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वाटर टेबल जो है वो डिस्टर्ब होता है। वाटर टेबल किसे बोलते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको वाटर टेबल बोलते हैं। अब इसके एक्लिप्टस ट्री जो है जहाँ पर भी ये ग्रो करवाया जाता है, अक्सर ये है सेम ज़्यादा इलाकों में ग्रो करवाया जाता है, क्योंकि ये पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है। अब ये जहाँ भी होगा वहाँ पे ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से हमारा वाटर टेबल क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और जो इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो उन्हें क्या होगा, उन्हें नुकसान होगा, उन्हें पानी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसका होना साथ वाले प्लांट्स को, इसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, डेंजरस होता है, हार्म्स कर सकता है ये अदर स्मॉल प्लांट्स को। ठीक, तो ये एक चीज़, एक ही स्पीशीज़ के इंट्रोड्यूस करवाने से या रिमूव करवाने से दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर क्या पड़ता है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो ये था इम्पेक्ट हमारा ह्यूमन्स का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अब आगे हम इसको फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग वगैरह। ठीक है। अभी के लिए जो है ये यहीं तक, काजेज़ ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शंस तक। इसमें जो है ये मसल्स वाला क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा सकता है, एक्लिप्टस ट्री की एग्जांपल भी पूछी जा सकती है, या काजेज़ भी पूछे जा सकते हैं। इस तरह भी आ सकता है, व्हाट आर द काजेज़ ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शंस, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ या इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, और एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का डिफरेंस भी।